हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोग को यूकेपीएससी जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की आप लोग की सहायक लेखाकार असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी आई है, उसके प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करवा रही थी। जिससे पहले भी मैंने काफ़ी प्रैक्टिस पेपर्स आप लोग के अपलोड किए थे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उसे भी देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आप लोग के लिए बहुत इसी तरीके से मैंने उसे समझाया हुआ है कि अगर एग्जाम में आप लोग के आते हैं या उससे रिलेटेड चीज़ें आती हैं तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर ले जाइएगा। चलिए आज हम एक नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। कौन सा हो जाएगा, कॉमर्स प्रैक्टिस सेट 6। 5 आप लोग के हो गए थे, अब ये जो प्रैक्टिस सेट है वो 6 है आप लोग का। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन करिएगा और साथ ही फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक तो करना ही है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हम डिप्रिसिएशन अकर्स बिकॉज ऑफ ह्रास उत्पन्न होता है, तो आपको ये बताना है कि जो डिप्रिसिएशन होता है वो क्यों लगता है या डिप्रिसिएशन किस कारण से लगता है। टाइम फैक्टर समय प्रभाव के कारण, मटेरियल यूटिलाइजेशन पदार्थ दोहन के कारण, कंजम्पशन ऑफ एसेट्स संपत्ति उपयोग के कारण, ऑल ऑफ द अबव उपयुक्त सभी कारणों से। जो डिप्रिसिएशन होता है वो इन तीनों ही कारणों से होता है। कभी कभी आप किसी चीज़ को जो है जैसे जैसे यूज़ करते जाते हैं तो टाइम के साथ साथ क्या होता है, उसकी वैल्यू घटती जाती है, जब उसकी वैल्यू खत्म समाप्त होती जाती है। जैसे कि आपने अगर स्कूटी ही खरीदी है, स्कूटी परचेज करी है, तो आपने देखा होगा कि जो 5 साल 10 साल 20 साल उसकी एक डिप्रिसिएशन की वैल्यू होती है। तो उस टाइम के बाद उसकी जो मोटरसाइकिल होती है, स्कूटी होती है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, कोई उसका मूल्य नहीं रह जाता है। और दूसरा आपका जो पदार्थ दोहन के कारण, जैसे जैसे हम जो है यहाँ पर बात अगर हम करें कि जो माइनिंग होती हैं, जो खानें होती हैं कोयले की, ये सारी चीज़ें होती हैं, माइंस होती हैं, तो उनमें जो है डिप्रिसिएशन जो लगता है, तो जैसे जैसे उसमें से पदार्थ हम निकालते जाते हैं उसके जो पदार्थ की मात्रा में कमी होती जाती है, उसी के अकॉर्डिंग उस पर डिप्रिसिएशन लगता है। उसके बाद जो कंजम्पशन ऑफ एसेट्स हैं संपत्ति उपयोग के कारण है। तो जैसे हम संपत्ति का यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ टूट-फूट होती है, उसमें कुछ घिसावट होती है, इस वजह से भी उस पे ह्रास लगता है, डिप्रिसिएशन लगता है। तो ये तीनों ही कारण हो जाते हैं डिप्रिसिएशन लगने की। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, निम्न में से कौन पूंजीगत व्यय है। तो मैंने पहले ही आप लोग को बताया था कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, रिसिप्ट हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसका चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें से आपके 1-2 क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछे जाते हैं और कहीं कहीं पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, बहुत ईजी सी चीज़ें होती हैं, गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पूंजीगत व्यय है। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रोदत्त बीमा, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस, अदत्त बीमा, परचेजेस ऑफ न्यू मशीन, नई मशीन का क्रय, ऑल ऑफ द अबव उपयुक्त सभी। तो आपको ये बताना है कि जो आपके 3 ऑप्शंस ऊपर दे रखे हैं ABC, इसमें से कौन सा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पर जो आप लोगों का दे रखा है परचेज ऑफ न्यू मशीन, जहाँ पर भी संपत्ति की बात आ जाए, किसी भी फिक्स्ड एसेट की बात आ जाए तो सीधे से समझ लीजिएगा कि वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो हो जाएगा नई मशीन को खरीदना, नई मशीन का क्रय। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज इम्यून ऑफ डिप्रिसिएशन, निम्न में से कौन सी संपत्ति पर ह्रास नहीं लगेगा। आपको बताना है इसमें से कौन सी ऐसी एसेट है जिस पर ह्रास नहीं लगता, डिप्रिसिएशन नहीं लगता। मोटर कार, भूमि, भवन, बिल्डिंग, हवाई जहाज, एरोप्लेन। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी ऐसी एसेट है जिस पर डिप्रिसिएशन नहीं लगता। कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जिन पर डिप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता है। आपको यहाँ पे बताना है इसमें से कौन सी ऐसी एसेट है जिस पर डिप्रिसिएशन नहीं लगता है। तो यहाँ पर जो लैंड है, भूमि है, उस पर डिप्रिसिएशन नहीं लगता। मोटर कार है, मोटर कार की वैल्यू क्या होगी, जैसे जैसे आप यूज़ करते जाएंगे, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा उसकी वैल्यू घटती जाती है। इसी तरह बिल्डिंग में भी डिप्रिसिएशन लगता है और हवाई जहाज एरोप्लेन पर भी लगता है। लेकिन जो भूमि होती है जितनी है उतनी ही रहेगी, उसमें कहीं पर किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। अगर कमी आती है तो मतलब आपने उस वहाँ उतनी भूमि को या उतने हिस्से को बेचा है, सेल किया है, और अगर जो है वो बढ़ जाती है तो इसका मतलब आपने परचेस किया है। तो उसमें किसी भी तरह की कमी जो है वो डिप्रिसिएशन की वजह से नहीं आती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्स, निम्न में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है। आपको पता है टैक्स दो तरह के होते हैं, एक हो जाते हैं डायरेक्ट, दूसरे हो जाते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में आपका आ जाते हैं जैसे कि इनकम टैक्स है, और सबसे बड़ा उदाहरण यही है इनकम टैक्स, आयकर। और इनडायरेक्ट की अगर हम बात करते हैं, सेंट्रल सेल्स टैक्स, केंद्रीय बिक्री कर, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, केंद्रीय उत्पादन शुल्क, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, केंद्रीय मूल्यवर्धित कर, इनकम टैक्स, आयकर। आपको बताना है इसमें से कौन सा कर ऐसा जो प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो जो इनकम टैक्स ही दे रखा है, अभी मैंने पहले ही बता दिया कि जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं उसका सबसे बड़ा उदाहरण इनकम टैक्स ही हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर जो इनकम टैक्स है वो इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये डायरेक्ट टैक्स है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है वाउचर रिलेट्स टू डैश, प्रमाणक संबंधित हैं। तो अभी पहले मैंने प्रमाणकों के बारे में आपको बताया ही था कि प्रमाणक के क्या होता है। जो प्रमाणन का काम होता है, वॉचिंग का काम होता है, ये देखना है कि जो भी लेखे रखे गए हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जो भी एंट्रीज करी गई हैं, वो एक्यूरेट हैं या नहीं, उसमें एक्यूरेसी है या नहीं है, कि सारे जितने भी लेन देन थे सबका लेखा करा गया है या नहीं, सबके रिकॉर्ड्स रखे गए हैं या नहीं, तो और जितने रिकॉर्ड्स रखे गए हैं वो सही है या नहीं, तो ये किसके बेसिस पर चेक किया जाता है, ये वाउचर्स के बेसिस पर चेक किया जाता है, जो प्रमाणक होते हैं। और ये कार्य क्या हो जाता है, ये कार्य वाउचिंग हो जाता है, यानी कि प्रमाणन हो जाता है। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है कि प्रमाणक किससे संबंधित है, कैश रिसीप्ट नगद प्राप्ति बिल्कुल संबंधित है, कि किसी भी संस्था में कितनी नगद की, कितनी कैश की प्राप्ति हुई है, उसकी रसीदें जो होती हैं, कितना हमने नगद भुगतान किया है, कैश पेमेंट, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, नगद लेन देन की जितना भी हमने जो है लेन देन किया होगा, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी। तो जो प्रमाणक होते हैं इन तीनों ही चीज़ों से रिलेट करते हैं, इन तीनों ही चीज़ों से रिलेटेड होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नेफ्ट। नेफ्ट का पूरा नाम बताइए, आपको बताना है। जो नेफ्ट होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसमिशन, नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसमिशन, नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफ़र, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेफ्ट की फुल फॉर्म क्या है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कुछ फुल फॉर्म्स भी ध्यान में रखिएगा आप लोग, जैसे इससे पहले भी मैंने आरटीजीएस की बताई थी, नेफ्ट है, इसी तरह की और भी कुछ फुल फॉर्म्स हैं, उनको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है, आसानी से आपको ज़्यादा कुछ एफर्ट भी नहीं करना होता है और आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इन विच ईयर द प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट इम्प्लीमेंटेड। प्रांतीय दिवालिया अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया। आपको बताना है कि जो प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट था, जो आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इंसॉल्वेंसी पढ़ी होगी, तो वहाँ पर दो तरह के एक्ट हो जाते हैं जो चलते हैं हमारे यहाँ। एक प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट हो जाता है, दूसरा हो जाता है प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट। तो जो प्रेसिडेंसी टाउन था वो 1909 में पास हुआ था, और जो प्रांतीय था, जो प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट था, वो कब पास हुआ था, 1920 में पास हुआ था। जो प्रेसिडेंसी टाउन दिवालिया एक्ट है वो हमारा जो मद्रास, मुंबई और कलकत्ता है, सिर्फ इन्हीं जगहों पर लागू होता है। और जो प्रांतीय है, प्रोविंशियल है, जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, ये मद्रास, मुंबई और कलकत्ता, इन तीन जगहों को छोड़कर पूरे भारत में लागू होता है। तो ये प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट है वो कब लागू हुआ था, वो हुआ था 1920 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इन विच ईयर 14 बैंक्स फॉर नेशनलाइज। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया, 1969, 1971, 1973, 1977। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेशनलाइज जब बैंक को किया गया था, तो आपको पता है कि 14 बड़े बैंकों के एक साथ हुआ, तो उसके बाद 6 और बैंक थे जो नेशनलाइज किए गए थे। तो यहाँ पर जो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था, वो किया गया था 1969 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद जो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वो किया गया था 1980 में किया गया था। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, जैसे कि रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1949 में किया गया था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, जो एसबीआई है हमारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो नेशनलाइज कब किया गया था, आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग आर सिनोनिम्स। लेखांकन व पुस्तपालन एक समान है। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। पुस्तपालन व लेखांकन एक दूसरे के पूरक है। अकाउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर बुक्स कीपिंग एंड्स। जहाँ पुस्तपालन समाप्त होता है वहाँ से लेखांकन प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इन तीनों में से जो आपके दे रखे हैं स्टेटमेंट, कौन सा करेक्ट है, या फिर बोथ बी एंड सी, बी और सी दोनों करेक्ट हैं। तो यहाँ पर लेखांकन और पुस्तपालन एक समान है, ऐसा नहीं है कि दोनों चीज़ें एक समान है। पहले पुस्तपालन का काम होता है, पहले हम पुस्तपालन करते हैं, उसके बाद हम लेखांकन करते हैं। पुस्तपालन में हम ये देखते हैं कि जो कौन से लेन देन ऐसे हैं जो कि जो है आर्थिक हैं या नहीं, क्योंकि उन्हीं लेन देनों को, ट्रांजेक्शन्स को लिखा जाता है जो कि फाइनेंशियल होते हैं, और उसके बाद हम जो है उनको एंट्रीज करते हैं, फिर हम अकाउंटिंग का काम करते हैं। लेकिन जो आपका बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दूसरा वाला दे रखा है पॉइंट बी, कि पुस्तपालन लेखांकन एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री, एक के बिना दूसरा नहीं काम हो सकता। पहले बुक कीपिंग होगी तभी हम अकाउंटिंग कर पाएंगे। दूसरा, जहाँ पुस्तपालन समाप्त होता है वहाँ से लेखांकन प्रारंभ होता है। बिल्कुल करेक्ट है कि पहले हम बुक कीपिंग करते हैं, उसके बाद हम अकाउंटिंग का काम करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, हमारा जो बी वाला ऑप्शन है और जो सी वाला ऑप्शन है, तो दोनों करेक्ट होकर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन डी जो दे रखा था, बोथ बी एंड सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, रेंट अकाउंट इज, किराया खाता क्या है। रियल अकाउंट, वास्तविक खाता, पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता, नॉमिनल अकाउंट, नाममात्र खाता, नन ऑफ द अबव। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा, रेंट अकाउंट होता है, किराया खाता बनाया जाता है, वो क्या होता है, किस तरह का वो अकाउंट होगा, तो वो हो जाएगा हमारा नॉमिनल अकाउंट, नाममात्र का खाता।
किराया खाता जो होता है हमारा वो नॉमिनल अकाउंट होगा। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। क्योंकि रेंट जो है कोई संपत्ति है नहीं जो आपका वास्तविक खाता होगा, व्यक्तिगत खाता भी नहीं है, किस तरह का खाता होगा, नाम मात्र का नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिविडेंड डिक्लेयर्ड इनटू द मिड ऑफ ईयर इज कॉल्ड। वर्ष के मध्य में घोषित किया जाने वाले लाभांश को कहते हैं इंटरिम डिविडेंड, अंतरिम लाभांश, अनक्लेम्ड डिविडेंड, आयातित लाभांश, फाइनल डिविडेंड, अंतिम लाभांश, नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वो डिविडेंड जो वर्ष के बीच में घोषित किया जाएगा वो किस तरह का होगा, वो हो जाता है हमारा इंटरिम डिविडेंड, अंतिम लाभांश। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। आयातित लाभांश तो वो हो जाता है जो कि नहीं लिया गया है, अंतिम लाभांश जो वर्ष के अंत में दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए होगा कि जो वर्ष के बीच में मध्य में घोषित किया जाता है वो अंतिम लाभांश हो जाएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट इज, अप्रत्यक्ष लागत का आशय है। यहाँ पर आपको कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं, आपको इसमें से बताना है जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है हमारी वो किस इक्वेशन से मिलकर के बनेगी। इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड, मटेरियल प्लस लेबर प्लस एक्सपेंडिचर, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। तो आपको कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं, आपको ये बतानी इसमें से जो इनडायरेक्ट हमारी जो कॉस्ट होती है वो उसके लिए कौन से सही है। तो प्राइम कॉस्ट जो होती है हमारी, जो ऑप्शन बी अगर हम देखते हैं तो उसमें आपकी क्या रहेंगी, डायरेक्ट कॉस्ट होती थी। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मटेरियल प्लस लेबर प्लस एक्सपेंडिचर, मटेरियल लेबर ये भी आपका कुछ अलग से नहीं दे रखा है तो हम इसको क्या मानेंगे, डायरेक्ट ही मान लेंगे, तो ये भी हमारा नहीं होगा। प्राइम कॉस्ट, इसमें भी प्राइम कॉस्ट ऐड हो गई तो ये भी हमारा नहीं होगा। कौन सा आंसर करेक्ट होगा, जो इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, इसको मिला के क्या बनती है हमारी अप्रत्यक्ष लागत बनती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन ए। कई बार ज़रूरी नहीं होता है कि आपको चीज़ें पता हो, तो वहाँ पर ये देखा करिए कि कौन सी चीज़ें आउट हो रही हैं। जो आउट हो रही हैं उनको हम क्रॉस करते जाएंगे, लास्ट में जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द हेड ऑफिस ऑफ आरबीआई इज सिचुएटेड इन, आरबीआई का मुख्यालय स्थित है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में, बहुत ही ईजी होते हैं लेकिन ध्यान न देने की वजह से हमारे गलत हो जाता है। तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित होगा, और भी बैंक है जो इंपॉर्टेंट हैं उनके भी आप लोग देख लीजिएगा कि उनका भी हेड ऑफिस कहाँ पर है। तो इसका हेड ऑफिस है हमारा मुंबई में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द ऑडिटर ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाई, एक सरकारी कंपनी के लेखा परीक्षक की नियुक्ति डैश द्वारा की जाएगी। आपको बताना है कि जो सरकारी कंपनी होती है उसके अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है या किसके द्वारा की जाती है। द गवर्नमेंट कंपनी इटसेल्फ, स्वयं सरकारी कंपनी करती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार करती है। द शेयर होल्डर्स, अंशधारक करते हैं। द डिबेंचर होल्डर्स, ऋणपत्र धारक करते हैं। जो एक सरकारी कंपनी होती है, जो गवर्नमेंट कंपनी हमारी होती है, जो उसका जो है जो अंकेक्षक होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, केंद्र सरकार द सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इनकम टैक्स एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, आयकर अधिनियम डैश को लागू हुआ। तो हम ये जानते हैं जो आयकर अधिनियम 1961, हमने पढ़ा भी यही है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो यहाँ पर कंफ्यूज होकर डायरेक्ट आप लोग 1961 ना लगा दीजिएगा, आंसर गलत हो जाएगा। बना तो हमारा था 1961 में, लेकिन जो लागू हुआ था वो हुआ था 1962 में, तो 1 अप्रैल 1962 को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन बी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस भी अच्छे लगे होंगे। इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और फ्रेंड्स साथ शेयर करिएगा। इसके और भी आगे प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।